साथियों नमस्कार, मैं सुधांशु तिवारी अद्वैत आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग करंट अफेयर की क्लासेस आज की शुरू करने जा रहे हैं। सुबह कुछ कारणों से विलंब हुआ, जिसके चलते हमने कहा चलो ठीक है, शाम को ही आपको दोनों क्लासेस प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस खूबसूरत से सफर को। अद्वैत आईएएस आपके लाया अभ्यास कार्यक्रम, जिसके तहत सभी हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए हम जीएस और करंट अफेयर का पूरा विश्लेषण आपके लिए लेके आ रहे हैं। तो आप लोग जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में और इस हमारे प्रयास को सफल बनाएं। इसको अधिक से अधिक लाइक करें, कमेंट करें। पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए, जैसे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल बढ़ सके। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज पहला जो चर्चा का विषय ये है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यानी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि ग्रामीण सशक्तिकरण के लिए हमने क्या क्या किया है। तो भारत के, क्योंकि अभी आपने देखा होगा, सुना होगा कि केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जो कि बहुआयामी गरीबी को पूर्णतः खत्म करना घोषित हो जाएगा 1 दिसंबर को। ठीक है। तो भारत के विभिन्न भागों में लगभग 1005 करोड़ परिवारों को 90.9 स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया। उद्यमिता कार्यक्रमों के जरिए लगभग 4.6 करोड़ महिला किसानों और 3.74 लाख उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई। और डीडीयू जीकेवाई, दीनदयाल ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत लगभग 17.5 लाख ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें आप देखेंगे 11.48 लाख की नियुक्ति हो चुकी है। 47,952 बैंक सखियों को वित्तीय समावेशन और ऋण तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए नियुक्त किया गया। कृषि, लकड़ी के बगैर वनोपज, पशुधन और गैर कृषि उद्यमों के जरिए स्थायी आजीविका को प्रोत्साहन किया गया। अब पैसे देते हैं तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। भारत सरकार की किसकी है तो देखो किसने चलाए, तो भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ठीक है। यह क्या है? यह गरीबी उन्मूलन का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभकारी स्वरोजगार और कुशल वेतन रोजगार के अवसर प्रदान करके हम क्या करें, गरीबी को कम करें, ताकि गरीबों के लिए स्थायी और विविध आजीविका के विकल्प उपलब्ध हो। DAKY यानी दीनदयाल अंत्योदय कृषि विकास योजना या राष्ट्रीय दीनदयाल ग्रामीण कृषि आजीविका मिशन का उद्देश्य है ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और उन्हें आर्थिक गतिविधि में तब तक निरंतर सहयोग और समर्थन प्राप्त करना जब तक वे अपने आय में उल्लेखनीय वृद्धि प्राप्त न कर लें और भयानक गरीबी से बाहर न आ जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो हम जब स्वतंत्र भारत के सपने देख रहे हैं, ऐसे में ये बात आवश्यक है कि हम जो है गरीब, अगर भारत में एक तरफ गरीबी रहे और एक तरफ अमीरी आ जाए तो फिर वही कि इंडिया बनाम भारत का जो वो है, इंडिया जो कि विकसित हो चुका और भारत जो कि अभी गरीब है, यानी ये चीजें एक बड़ी समस्या ले सकते हैं। जहां पे आप देखेंगे कि गरीबी की हालत दयनीय है, लोगों की हालत बहुत ही दयनीय है।
ये चीजें हैं। इसमें आप एक कहानी देखेंगे किसकी, जो मेघालय की हेनी दमाकी कनाई, ठीक है, जिसके सफल उद्यमी बनने का सफर जनवरी 2020 में शुरू हुआ, जब वह किरसान लांग स्वयं सहायता समूह में शामिल हुई। ठीक है, इसके सहयोग से और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के मार्गदर्शन से इन्होंने गुलाब, एलोवेरा, संतरा, लेमन ग्रास से हाथ से साबुन बनाना शुरू किया। अप्रैल में अपना व्यवसाय शुरू करने के कुछ महीनों बाद अगस्त 2023 में इनको एक बड़ा लोन मिला, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर एक स्टार्टअप को लोन मिल जाए जिससे वो क्या करे कि मशीनरी खरीद ले, उपकरण खरीद ले, तो इन्होंने देखिए इन्होंने नई मशीनरी खरीदी, उपकरण खरीदे और साबुन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपने साबुन का प्रयोगशाला में परीक्षण भी करवाया। अब धीरे धीरे इनके लगातार प्रयासों से ये व्यापार उनका फलने फूलने लगा। उनकी वार्षिक आय 1 लाख को पार कर गई और जिससे उनका जीवन बदल गया। अब जैसे ही एक व्यक्ति इतना मेहनत से यहाँ तक पहुंचेगा, वैसे ही और सारे व्यक्ति क्या करेंगे, उनमें जो है आगे बढ़ने की एक आत्मविश्वास, सपना देखने की हिम्मत आ जाएगी। और धीरे धीरे इससे क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता फैली और लोगों के अंदर उद्यमशीलता को बढ़ावा मिला। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आप देखेंगे कि जो वास्तव में आप इस आजीविका और स्वरोजगार का ऐसी तमाम कहानियां भारत में हैं। तो आज भारत में जबकि आवश्यकता है कि भारत उपभोग की वस्तुओं को अधिक से अधिक मेक इन इंडिया और खास करके जो छोटे छोटे उद्योग हैं, जो छोटे छोटे उद्यम हैं, उनको बढ़ावा मिले, वहां पे ऐसे कार्यक्रम जब भारत एमएसएमई को जो है आगे बढ़ाने की बात कर रहा है, जब भारत जो है तमाम जो है आजीविका मिशन चला रहा है, जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में हमने बात कर दिया, जिसमें केंद्र और राज्य संयुक्त रूप से धन मुहैया कराते हैं, तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे ग्रामीण और खास करके महिलाओं का देखा जाए तो उनमें प्रबंधन बढ़ेगा, उनमें वित्तीय समावेशन होगा, स्थायी आजीविका उनकी हो जाएगी और एकीकरण के माध्यम से जो सामाजिक समावेशन है, सामाजिक विकास है और अधिकारों तक महिलाओं की पहुंच है, वो सारी चीजें यहाँ पे बढ़ जाएंगी। सोशल मोबिलिटी होगा, ठीक है, सोशल फाइनेंसिंग होगा, सोशल इंक्लूजन होगा, सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है, और सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगा। ये जो चीजें हमने आपसे कही, ठीक है, स्वावलंबन को बढ़ावा मिलेगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा, स्थायी आजीविका आएगी और एकीकरण के माध्यम से समावेशी समावेशन, सामाजिक विकास और अधिकारों तक लोगों की पहुंच हो जाएगी। ठीक है, ये चीजें उद्देश्य क्या है, तो लोगों का लोन तक पहुंच यानी क्रेडिट तक पहुंच, और जो आजीविका में सरकार द्वारा सपोर्ट करना, ठीक है, और जो आउटलाइन है, खास करके जो पब्लिक सर्विसेज है वहां तक लोगों की पहुंच, ये मस्ट क्या है, एनआरएलएम, ठीक है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है, खास करके गरीबों, महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जोड़ना। हालांकि ये मॉडल केरल में बहुत ज्यादा सफल रहा बहुत पहले से, लेकिन आप देखेंगे जो वर्तमान सरकार है, इसके जो इसका प्रोत्साहन करने का तरीका है, अब यह उत्तर भारत में भी बहुत तेजी से चीजें हुई हैं। लोगों में स्वयं सहायता समूह बनाने की प्रवृत्तियां देखी गई हैं, जिससे आजीविका में विविधता लाने, आय बढ़ाने, जीवन स्तर में सुधार के लिए दीर्घकालिक सहायता प्रदान करने और
मिशन के अधिकांश कार्यों का क्रियान्वयन और विस्तार स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा ही किया जाता है, जिन्हें सामुदायिक संसाधन व्यक्ति CRP जैसे कृषि सखी, पशु सखी, बैंक सखी, बीमा सखी, क्रेडिट कॉरेस्पॉन्डेंट सखी आदि के रूप में प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें यह मिशन घरेलू हिंसा, महिला शिक्षा और अन्य लिंग संबंधी चिंताओं, पोषण, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने और व्यवहार परिवर्तन संचार के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को सशक्त बनाने का काम कर रहा है। इस योजना के तहत बनाए गए स्वयं सहायता समूह का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो औपचारिक ऋण तक सभी की पहुंच सुनिश्चित करना, आजीविका के विविधीकरण को बढ़ाना और खास करके उनके आजीविका को इतना सुदृढ़ करना कि वो उनका एक सस्टेनेबल आजीविका के रूप में कन्वर्ट हो जाए और अधिकारों के लिए सभी का क्या करना, सभी तक पहुंच सुनिश्चित करना, यानी सभी को अपने अधिकारों से अवगत कराना, सभी को सशक्तिकरण करना और खास करके महिला और गरीबों के लिए। ठीक है, महिला और गरीबों के लिए ये चीजें हैं जो हमने जो है अचीव किया है अभी तक। ठीक है, नंबर ऑफ ब्लॉक कवर अभी तक हमने 7145 ब्लॉक, कितने SHG बन चुके हैं, तो 90,090। ठीक है, 90.90 लाख, यानी 90,90,90,000। नंबर ऑफ हाउस होल्ड मोबिलाइज्ड लगभग 10.05 करोड़। ठीक है, इसके लिए कितना फंड दिया गया, तो लगभग 58,714.44 करोड़ रुपए दिए गए। तो बैंक क्रेडिट आप देख सकते हैं, यानी ये चीजें आपको जो प्रोग्रेस हुई हैं उसका डाटा आपको दिखा रहा है, यानी इसकी सफलता की कहानी बता रहा है। ठीक है, क्या लगभग 4.62 करोड़ स्वयं सहायता समूह सदस्य महिला किसानों के रूप में कार्यरत, 3.5 लाख कृषि सखियां और पशु सखियों की नियुक्ति की गई, 6,000 एकीकृत कृषि क्लस्टर बनाए गए हैं, 1.95 लाख उत्पादक समूह हैं, जिसमें 50 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को लाभ हुआ है। 282 ब्लॉकों में 3.74 लाख उद्यमों को समर्थन दिया गया है और 2013-14 से महिला स्वयं सहायता समूहों में को 11 लाख करोड़ रुपए का लोन दिया गया। इसमें बेहतर अगर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को देखा जाए तो बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश ये सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग राज्य के रूप में इनको देखा गया है। ठीक है, खास करके पूंजीकरण के लिए अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में लगभग 1,23,326 लाख रुपए और बिहार में 1,05,132 लाख रुपए वितरित कर दिए गए। ठीक है, अब आप देखेंगे कि जो इसमें जो गैर कृषि क्षेत्र में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन है उसमें महाराष्ट्र कृषि जो है परिस्थितियों के अभ्यास के अंतर्गत किसान जो महिला किसानों को अग्रणी की बनाया गया। यहाँ पर आप देखेंगे, इसके बाद उत्तर प्रदेश, इसके बाद आंध्र प्रदेश। स्टार्टअप में आप देखेंगे तो यहाँ पे असम राज्य अग्रणी है, उसके बाद केरल है और उसके बाद पश्चिम बंगाल है। तो आपको कितना फिगर है ये याद नहीं करना है, आपको इसमें से क्या निकालना है, इसमें से पहला रैंक पे कौन है, किस एरिया में फर्स्ट रैंक पे कौन है, सेकंड रैंक पे कौन है और थर्ड रैंक पे कौन है, ये चीजें आपको देखनी है। इसमें जो है
क्या क्या किए गए हैं, किस तरीके से इसे आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या प्रदर्शन हुए हैं, इन सभी चीजों को बताया गया। अब आते हैं छत्तीसगढ़ में कृष्ण मृग फिर से लाया जा रहा है जो कि विलुप्त हो गया। ठीक है, राज्य वन विभाग द्वारा बरनवा पारा अभ्यारण्य में 5 वर्षीय पुनः प्रवेश योजना के अंतर्गत पुनः प्रवेशित यानी फिर से लाके वहां पे छोड़ा गया है, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य में इनकी आबादी को बढ़ाने का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें 190 से अधिक की वृद्धि हुई। क्या है ये? तो छत्तीसगढ़ राज्य वन्यजीव बोर्ड ने क्षेत्र में कृष्ण मृगों यानी काले हिरण के स्वयं संवहनीय आबादी के उद्देश्य से 5 वर्षीय योजना 2021 से 26 तक की मंजूरी दी। इसमें 77 जो काले हिरण हैं उनको ट्रांसफर किया गया। इसमें 50 जो हिरण हैं वो दिल्ली के नेशनल जूलॉजिकल पार्क से लाए गए। 27 जो काले हिरण हैं वो बिलासपुर के कानन पेंडारी जूलॉजिकल पार्क से लाए गए। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये नेचुरल रूप से जो काले हिरण हैं, जो कृष्ण मृग जिसे कहते हैं, वो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही प्राकृतिक रूप से पाया गया। खत्म कैसे हो गया? तो वही आवास का विनाश, हमने जंगल काट दिए, हमने शिकार कर दिया, जहां रहते थे वहां की भूमि का हमने उपयोग कर लिया। इनकी संख्या क्यों लगातार बढ़ाई जा रही है? क्योंकि इनमें प्रजननशीलता बढ़े, जैसे क्या हो, इनकी संख्या बढ़े। ठीक है, और इनके आवास और पशु चिकित्सा के प्रबंधन के लिए रेत की परत, बेहतर जल निकासी, चिकित्सकीय निगरानी और मृत्यु दर को कम करना जैसी चीजें लगातार सरकार इस पर काम कर रही है। ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम भारतीय मृग, ये कृष्ण मृग या भारतीय एंटीलोप जिसके नाम से आप जानते हैं। यह सुंदर दिन में चरने वाली प्रजाति है जो मूल रूप से भारत और नेपाल में पाई है। ठीक है, आवास अगर देखें तो ये खुले चारागाहों और झाड़ियों के क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे राजस्थान, गुजरात, एमपी, उड़ीसा और तमिलनाडु के क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, यह प्रजाति चारागाह के अंदर पारिस्थितिक तंत्र के स्वस्थ संकेत प्रमुख संकेतक है, जो प्रायः नजरअंदाज किए जाने वाले आवासों के संरक्षण का प्रतीक है। अगर सोचिए कहीं पर जो घास के मैदान खत्म हो रहे हैं तो सबसे पहले कौन खत्म होगा? घास खाने वाले खत्म होंगे, तो ये क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या है? ये एक इंडिकेटर है। तो यानी अगर इनकी संख्या गिर रही है तो आप तुरंत क्या करो? सुधार करो। ठीक है, भारत में कृष्ण मृगों का प्रमुख आवास देखा जाए, वेलवदर ब्लैक बक सेंचुरी गुजरात, पॉइंट कैलिमरे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तमिलनाडु और ताल छाप सेंचुरी राजस्थान शामिल है। ठीक है, आयुषियन में इसे संकटग्रस्त में जो है वर्गीकृत किया गया है। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसके अंतर्गत अनुसूची 1 में रखा गया है, जिसमें कहा गया कि इन जो अनुसूची 1 में जितने जीव होते हैं इनको सबसे ज्यादा उच्चतर स्तर पे कानूनी संरक्षण दिया जाता है। आपने यही वो काला हिरन था जिसके चक्कर में सलमान खान जेल गए थे। ठीक है, इस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर नियंत्रण करने के लिए सिटीज के परिशिष्ट 3 में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया कि इनका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं हो सकता। ये पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश 3 राज्यों का क्या है? राज्य पशु है। ठीक है, अब 12वां पारा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसपे हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी, इस पे बात कर लेते हैं। तो यह अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका नाम इसके केंद्र में बार और नवापारा वन ग्रामों के नाम पर रखा गया। यह कई ऊंची नीची पहाड़ियों की एक लहरदार भूभाग है जो विविध वन्य जीवों के लिए एक आदर्श प्राकृतिक परिदृश्य बनाता है। महानदी की कई सहायक नदियां इस अभ्यारण्य से होकर बहती हैं। बलमदेही नदी इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती है, जबकि जोंग नदी इसकी पूर्वी सीमा पर बहती है। ये चीजें आपको, नदी कौन सी नदी है, ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है।
यहाँ पे सागौन, साल और मिश्रित वन की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता। यहाँ पे भारतीय बाइसन, जिसको गौर कहते हैं, चीतल, सांबर, नीलगाय, जंगली सुअर इत्यादि। ठीक है, तो ये चीजें, तो बेसिकली ये हिरन देखने में बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए लोगों ने इनका काफी जमकर शिकार किया। और अभी जो है ये जो है 1972 का जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसकी अगर परिशिष्ट 1 में शामिल है, यानी अगर आप इसका शिकार किए, अगर आप सलमान खान नहीं हो तो आपको जेल तो जाना पड़ेगा। हिट एंड रन के केस में भी खैर वो तो भाई पैसे वाले लोग हैं। जैसे हुआ क्या था कि कुछ दिन पहले एक न्यूज आई थी, करीब 1-2 साल पहले एक न्यूज आई थी। एक हमारे सुपरस्टार हैं, नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान। उनके पुत्र एक रेव पार्टी में पकड़े गए, उनके पास में ड्रग था। ठीक है, और जब वो ड्रग था तो जब क्लास में जब मैं उस समय में गया तो उसमें ऐसे चर्चा हो रही थी, तो एक बच्चा कहा कि सर आप इसको किस तरीके से देखते हैं, क्या जो है सच में इस पे कुछ हो सकता है? हमने कहा बेटा टेंशन मत लो, बहुत जल्द ही ये साबित हो जाएगा कि जो उनके पास था वो भगवान का प्रसाद था, चूरन था। ठीक है, और वो जो ऑफिसर जो ये काम किया है उसको डिमोशन करके कहीं ऐसी जगह पे फेंक दिया जाएगा जहां पे उसका नाम लेने वाला कोई नहीं। और अंत में हुआ भी वही। ठीक है, बहुत आराम से उनको ड्रग्स के केस से वो किया गया, कहा गया कि वो ऐसा कुछ नहीं था, वो पाउडर था। ठीक है, तो खैर मैंने कहा ना कि चीजें हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होती। तो खैर बड़े लोग हैं, कहते हैं ना कि अगर आप समर्थ हैं तो आपको कोई दोष नहीं होता। अगर आप समर्थ नहीं है तब आपके लिए सारे दोष, सारे पाप आपके लिए। अगर आप योग्य हैं, आपने कुछ बेहतर कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे यहाँ पे एक बहुत पुरानी कहानी है कि एक पंडित जी थे, उनका एक लड़का था जिसका नाम था संतोष। तो संतोष अपने मित्रों के साथ गए, खेल खेल में कुछ ऐसा हुआ कि एक गाय को, शायद बॉल खेल रहे थे, गाय को लगा, गाय वहीं पे मर गई। तो जितने लोग थे उनके पिताजी लोग आए, कहे कि महाराज गाय का, हमारे लड़कों से गाय का हत्या हो गया है, तो क्या किया जा सकता है, कैसे ये दोष जाएगा? तो पंडित जी ने तमाम जो है लंबा चौड़ा बताया उन्हें। पहले कहा कि मुझसे दूर रहो। तो जब सारी बात उन्होंने सुन ली तो उन्होंने कहा कि बाबा एक बात है कि उन सभी बच्चों में आपका बच्चा संतोष भी तो था। तो बाबा ने कहा 2-4 लड़कन में एक संतोष, तो गाय को मारने पे भी कोई दोष नहीं। ठीक है, भोजपुरी में कहावत है कि 2-4 लड़कन में एक संतोष, तो गाय मर ले ना ही दोष। ठीक है, तो वो दोष नहीं है। तो वो चीजें हैं, तो अगर आप समर्थ हैं तो आप कोई दोष नहीं। अब आते हैं चंद्र वायुमंडल की बात करते हैं, जिसपे अभी जो कुछ जो कोरोना मास इंजेक्शन है, जो सूर्य के कोरोना मास इंजेक्शन है, उसके जो चंद्र के बाह्य प्रभाव मंडल है उसका प्रभाव का अध्ययन किया गया। जैसे धरती के वायुमंडल पे सूर्य की कोरोना मास इंजेक्शन, यानी ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने आपको बताया था कुछ दिन पहले कि जो है सोलर फ्लेयर निकलती है। जैसे मान लीजिए ये है सूरज, ये क्या है, सूरज है, तो सूर्य के अंदर लगातार हाइड्रोजन बम का विस्फोट हो रहा है, तो इसमें कुछ किरणें निकलते, कुछ फ्लेयर्स निकलते हैं, और ये फ्लेयर्स क्या करते हैं, पूरे अंतरिक्ष में घूमते हैं। तो इस अंतरिक्ष में जब ये धरती के आसपास आते हैं तो आप कहते हैं कि आपका जो रेडियो संचार है वो प्रभावित होता है। क्या होता है, रेडियो संचार प्रभावित होता है।
तो कहीं ना कहीं से आप क्या कह सकते हैं कि इसे धरती के ऊपरी पे मंडल पे ये प्रभाव है। अभी हम चंद्रमा के ऊपरी मंडल पे क्या प्रभाव होगा इसका अध्ययन किए हैं। किसने किसने पता लगाया है? तो जो भारत का चंद्रयान 2 था, जिसमें जो उसका लैंडर था जो कि उतरने में असफल रहा। चंद्रयान 3 में हालांकि हम लैंड कर गए, लेकिन जो है चंद्रयान 2 का जो लैंडर था वो जो है उतरने में असफल रहा। लेकिन जो चंद्रयान 2 में जो आर्बिटर था, जो यानी जो चंद्रमा के लो अर्थ ऑर्बिट में जाकर के, जो लो मून ऑर्बिट में जाकर के जो वो करने वाला था, चक्कर लगाना था चंद्रमा का और वहां से फोटो लेने वाला था, वो अभी तक काम कर रहा है। तो इसी ने बताया है और जिसके आधार पे हमने जो सूर्य के कोरोनल मास इंजेक्शन है उसके चंद्रमंडल पर जो प्रभाव का पता लगाया है। ठीक है, और ये निष्कर्ष उपग्रह में लगे प्रमुख उपकरण CHES-2, जिसको आप कहते हैं चंद्र एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एक्सप्लोरर 2 का उपयोग करके हमने प्राप्त किया। ये क्या है? तो चंद्र का वायुमंडल क्या है? चंद्रमा का वायुमंडल अत्यंत संकीर्ण है और इसे बाह्य वायुमंडल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। आप देखते होंगे जो आप जो है नील आर्मस्ट्रांग की जो चंद्रमा पर वीडियो है, तो वहां पर वो चलते थे तो बहुत दूर तक चले जाते थे। एक तो वहां पे ग्रेविटी कम और दूसरे वहां पे वायु का प्रतिरोध नहीं, इसलिए। ठीक है, वहां पे गैस के अणु और परमाणु बहुत कम टकराते हैं। इसका सतह भाग बाह्य वायुमंडल की निचली सीमा को बनाता है। बाह्य वायुमंडल हीलियम, आर्गन, नियोन जैसे गैसों समाहित करता है, जिसमें रेडियोधर्मिता, विघटन और सौर पवन के और जो उल्का पिंड के प्रभाव का जो है अवशेष शामिल है। कम घनत्व के कारण यह ऊष्मा धारण नहीं करता, जिससे तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। जैसे हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ पर धरती के ऊपर एक क्या बन गया है, जिसे कहते हैं कि जैसे ये धरती का सतह है, इसके ऊपर एक लेयर किसकी? ग्रीन हाउस गैसेस का। ये क्या करती है कि जो सूर्य की किरणों को आने तो देती है लेकिन पूरी जाने नहीं देती, एक अर्ध पारगम्य झिल्ली के रूप में काम करती। इसीलिए धरती का टेम्परेचर लगातार 15 डिग्री सेंटीग्रेड एवरेज बना रहता है, लेकिन चांद पर ऐसी कोई सुविधा नहीं है। इसीलिए यहाँ के तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है। ठीक है, इस संवेदनशील वायुमंडल के निर्माण में कई प्रक्रियाएं शामिल हैं, जैसे सौर विकिरण और सौर पवन, जैसे हाइड्रोजन हीलियम भारी तत्वों के साथ आयन के साथ परस्पर क्रिया, उल्का पिंडों का प्रभाव जो चंद्रमा की सतह पर परमाणु और अणु उत्सर्जित हुआ। कोरोनल मास इंजेक्शन क्या है? यह सूर्य के बाह्य कोरोना से प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन जैसे ऊष्मा गैसों के चुंबकीय क्षेत्र से भारी व तीव्र उत्सर्जन, जो हमने बताया था ना, जैसे ये सूर्य है उसका फ्लेयर्स का बाहर निकलना। ठीक है, ये है जो चंद्र वायुमंडल का अध्ययन हमारा चंद्रयान 2 का चंद्र एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन एक्सप्लोरर ने किया है। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि प्रश्न बनने की यहाँ से संभावनाएं। आते हैं भारतीय प्रशासन में दक्षता हेतु विशेष अभियान 5.0। ठीक है, इसमें क्या है कि विशेष शिकायतों के निपटारा और परिणाम के लिए ये काफी ज्यादा चर्चा में रहा। ठीक है, ये भारत सरकार की प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा संचालित एक पहल है, जिसमें लंबित मामलों को कम करना और स्वच्छता को संस्थागत बनाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। साथ ही साथ में लोक शिकायतों को, अंतर मंत्रालयी शिकायतों को निपटाना, तीव्र ढंग से लंबित मामलों को बंद करना, डिजिटल दक्षता को बढ़ाना, पुरानी जो फिजिकल फाइल्स है उनकी समीक्षा करना, उन्हें बंद करना और धीरे धीरे जो ई अपशिष्ट नियम है उसको आगे बढ़ाना। ठीक है, अब आते हैं प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया PM श्री योजना पर।
केरल के नकदी संकट में अपने सामान्य शिक्षा क्षेत्र में समर्थन करने के लिए प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना के तहत वित्तीय सहायता का अनुरोध किया, यानी केरल सरकार ने इसके लिए पैसा मांगा। ठीक है, ये केंद्र प्रायोजित पहल है। इसका उद्देश्य है 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का क्रियान्वयन को प्रदर्शित करके मॉडल संस्थानों के रूप में उन्नत करना, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम, कंप्यूटर लैब और विज्ञान लैब, अटल टिंकरिंग लैब को स्टैब्लिश करना और योग्यता आधारित शिक्षा और वास्तविक जीवन से अनुभव प्राप्त करके यहाँ पर जो क्या कहते हैं जल संरक्षण, सौर ऊर्जा, अपशिष्ट पुनर्चक्र जैसे पहलों को बढ़ावा देना और बच्चों को इमोशनल लर्निंग और जो कहते हैं ना कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक जो शिक्षा पद्धति, यानी अब जो है जैसे टीचर सेंट्रिक है तो टीचर आया, पढ़ाया और चला गया। स्टूडेंट सेंट्रिक का मतलब ये है कि स्टूडेंट को सेंटर में रख के हम उसे पढ़ाए, यानी हमारा लक्ष्य सिलेबस कंप्लीट हुआ या नहीं, बच्चे ने सीखा, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे ये केंद्र और राज्य दोनों के समन्वय से की गई योजना है। सामान्य राज्य में और ऐसे यूटी जहां पे विधानमंडल है वहां पे 60% केंद्र सरकार पैसा देती है और 40% राज्य सरकार पैसा देती है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और जम्मू कश्मीर में 90% केंद्र देती है और 10% राज्य देती है। और जहाँ पे विधायिका नहीं है ऐसे यूटीज में, ऐसे संघशासित प्रदेशों में 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर आप देखें तो भारत सरकार की जो शिक्षा संबंधी प्रमुख पहलें हैं, तो एक तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो भारत को वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के उद्देश्य से लिया गया है, और जो इसके लिए जो शिक्षा पैटर्न है वो 5+3+3+4 यानी 5वीं, फिर 8वीं, फिर 11वीं और फिर मास्टर्स पाठ्यक्रम की संरचना, यानी यहाँ पे ग्रेजुएशन 4 वर्ष करने की बातें चल रही है। ठीक है, ये बहुविषयक शिक्षा, बहुभाषावाद, ठीक है, और कहते परख जिसे कहते PARAKH परख जो पोर्टल है, इसके माध्यम से समग्र मूल्यांकन, लैंगिक समावेशन कोष और विशेष शिक्षा कुछ क्षेत्रों में जो सामूहिक वंचित समूहों को लेकर के आगे बढ़ने की बात की जा रही है। समग्र शिक्षा अभियान जो सर्व शिक्षा अभियान का ही अपडेटेड रूप है। इसमें एकीकृत स्कूल योजना, एक तो प्री कक्षा यानी प्री स्कूल, जब जो है आप देखेंगे 3 साल से लेके 6 साल तक जब बच्चा आंगनवाड़ी में जाता है, और स्कूल शिक्षा यानी जब वो एडमिशन कराता है वहां से लेके स्कूल तक, इनको समान गुणवत्ता सबको देने की बातें चल रही है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, शिक्षण शिक्षा को एकीकृत करके शिक्षण और तकनीकी विशेष पर यहाँ पे ध्यान दिया गया है। मिड डे मील को सुधार करके जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो ऐसे लोग हैं जहाँ पे अभी भी गरीबी अधिक है, ऐसे लोगों को निःशुल्क जो दोपहर का भोजन है उनमें पोषण प्रदान करना, जिससे बच्चों को माल न्यूट्रिशन से बचाया जा सके, पोषण सुधार हो, विद्यालय का नामांकन हो, बच्चों का ड्रॉप रेट कम हो और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा मिले। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बालिकाओं को शिक्षा, लैंगिक भेदभाव को कम करना, नामांकन में बालिकाओं का भी जागरूकता बढ़ाना, ये सारी चीजें करके जो सामुदायिक जागरूकता है उसको बढ़ाना, जिसके माध्यम से हम लोगों में एक नई पहल जो कि महिलाओं के लिए समग्र रूप से हो, इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए काम कर रहे हैं। PM ई-विद्या जो 2020 में शुरू की गई शिक्षा मंत्रालय द्वारा, जिसमें शिक्षार्थियों और शिक्षकों के बीच में जो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण सामग्री के माध्यम तक पहुंच है उसको हम लोग सुगम बना रहे हैं। स्वयं जो एक वेबसाइट है, स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग इंस्पायरिंग माइंड, स्वयं जो कि एक ऑनलाइन कोर्स है, प्लेटफॉर्म है, इसमें पहुंच, समानता और गुणवत्ता के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिससे सभी लोग क्या करें, इसका उपयोग करके सभी में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच सभी की सुनिश्चित हो सके। क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो निम्न प्रश्न आया था 2012 में कि भारतीय संविधान में लिखित कौन सा प्रावधान शिक्षा पर प्रकाश डालते हैं। तो हमारे नीति निषेध तत्व में है ग्रामीण और शहरी निकाय कर ही सकते हैं, 5वीं अनुसूची कर ही सकती है, 5वीं और 6वीं अनुसूची जो स्थानीय एजुकेशन लोकल एजुकेशन की बात कर रही है, और 7वीं अनुसूची जो कि शिक्षा को राज्य सूची में डाल रही है उसकी भी बात कर रही है, यानी डी 1 2 3 4 5। भारत ने जो भारत का चीन के नेतृत्व वाले WTO में निवेश समझौते पर विरोध है, तो जो अभी भी हमने कल बात की थी, कल क्या हमने बात की थी, जो WTO है उसमें चीन के नेतृत्व वाले जो विकास हेतु निवेश समझौते हैं और इसमें प्रणालीगत कानूनी प्रक्रिया का हवाला देते हुए जो है भारत ने इस पर चिंता जताई। आपको याद होगा चलते ही हमने पीछे बात की थी कि भारत के जो इलेक्ट्रिक वाहनों को, इलेक्ट्रिक चीजों को, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जो सब्सिडी है उस पर चाइना ने WTO में भारत का विरोध किया था, तो भारत ने भी उसका जवाब एक नए विरोध से दिया है। ये क्या है? ये WTO की पहल है जिसका उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाना और निवेश नियमों में पारदर्शिता को बढ़ाना है, ताकि FDI को आकर्षित करना आसान हो। यह प्रशासनिक सुधारों और सहयोग पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य है सतत विकास सुनिश्चित करना, विकासशील और अल्प विकसित देशों में FDI के प्रवाह को सुगम बनाने हेतु कानूनी और बाध्यकारी प्रावधान करना। ये चीज, अगर WTO की मुख्य समझौतों की बात की जाए तो बहुपक्षीय समझौता जो है केवल उसे स्वीकार करने वाले देशों के लिए बाध्यकारी होता है। सर्वाधिक तहरीजी राष्ट्र जो MFN मोस्ट फेवर्ड नेशन, हमने आपको इस पर चर्चा की थी, जो भारत ने पाकिस्तान से वापस लिया, तो जो इस पे जो देश फेवर्ड नेशन है वो हस्ताक्षरकर्ता देश द्वारा किसी निवेशक को दी गई अन्य रियायत है जो सभी हस्ताक्षरकर्ता हो, यानी अगर हमने किसी को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजन कर सकते हैं। ठीक है, अगर बहुपक्षीय समझौता है तो हमें सबके लिए एक जैसा करना होगा। भारत की आपत्ति क्या है? भारत तर्क दिया कि जो निवेश सुविधा है वो अनियोजित गैर बहुपक्षीय मुद्दा है जो WTO के ढांचे में शामिल स्थापित अधिदेश को कमजोर करता है। अब WTO का जो समझौता देखा जाए तो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ जो GATT था, इसी के स्थान पे तो WTO का गठन होता है। और उसके अलावा सेवा और व्यापार समझौता GATS, ट्रिप्स ट्रेड रिलेटेड बौद्धिक संपदा अधिकार जो है उसकी बात कर रहे हैं। कृषि पर समझौता एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, स्वच्छता और पादप स्वच्छता उपायों के अनुप्रयोग पर समझौता, व्यापार में तकनीकी बाधाओं पर समझौता, व्यापार संबंधी निवेश उपायों पर समझौता, सब्सिडी और प्रतिकारी उपायों पर समझौता। ये प्रमुख WTO के समझौते हैं। ठीक है, अगर देखा जाए प्रश्न तो एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी और द पीस क्लॉज प्राय समाचार में रहने वाला शब्द है। अब अगर ये दोनों ना आए, क्योंकि ये दो है 2015 में चर्चा में रहा, लेकिन अगर आपको ये शब्द पता है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, देखिए प्रश्न कैसे बनते हैं। आप कहते हैं ना कि हो सकता है कि आपको लगे कि चीजें क्या ही बता रहे हैं, आएगा कि नहीं आएगा। देखिए ये देखिए एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सीधे प्रश्न आया है बेटा, अगर ये शब्द आपको पता है आप बता दोगे कि ये विश्व व्यापार संबंधित प्रश्न है। ठीक है, एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स ये भी चर्चा में रहा। ये एक सब्सिडी क्या है? ये भी एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर का पार्ट है, जिसमें क्या है एम्बर बॉक्स या रेड बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स की बात की जाती है। जो WTO के 3 बॉक्स हैं, जो रेड बॉक्स या एम्बर बॉक्स है, ये सब्सिडी कोई नहीं दिया जा सकता, यानी कृषि किसानों को सीधे पैसा दे देना, ये लो पैसा और खेती करो, ये नहीं दिया जा सकता। ब्लू बॉक्स में
आप कुछ दे सकते हैं, जैसे आप उर्वरक वगैरह पे कुछ सब्सिडी दे सकते हैं। और ग्रीन बॉक्स में जैसे कृषि को मॉडर्नाइज्ड करना, इसके लिए आप जो है सब्सिडी दे सकते हो। ये WTO के, यहाँ पे आप पूरी सब्सिडी दे सकते हो, यहाँ पे आंशिक सब्सिडी दे सकते हो, और यहाँ पे एकदम सब्सिडी नहीं दे सकते। बेसिकली ये WTO का मामला है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं दिल्ली घोषणा पत्र। तो वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए प्रस्तुत कार्यवाही पर जो दिल्ली घोषणा पत्र है, जिसे ARISE सिटीज फोरम 2025 में दिल्ली में अपनाया गया, जो COP30 बेलम ब्राजील प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, इसमें क्या है, एक स्थानीय जलवायु के लिए सामूहिक कार्रवाई को आगे बढ़ाना, बहुस्तरीय स्तर पर सर्वसमावेशी शहरी अनुकूलन को बढ़ावा देना, न्यायपूर्ण संक्रमण को प्रोत्साहन करना, जिसे जीरो उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक लाना, जिसमें समानता और न्याय को सुनिश्चित हो। जैसे जो विकसित है उनको ज्यादा इसके लिए जिम्मेदारी दी जाए, जो अल्प विकसित है उनको कम दिया जाए। नागरिकों को सशक्त बनाना, शासन को सुदृढ़ करना, डेटा आधारित पारदर्शिता और जवाबदेही प्रणाली का निर्माण करना, जलवायु वित्त को एकीकृत बनाना और ग्लोबल साउथ के नेतृत्व को प्रोत्साहन करना, दक्षिण दक्षिण सहयोग, नवाचार और ज्ञान को साझा करने को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ARISE क्या है, तो एडॉप्टेबिलिटी, ठीक है, रेजिस्टेंस, इनोवेशन, सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल, इसको मिला के बना है RISE। उद्देश्य क्या है, शहरों के अभिकर्ताओं, विशेषज्ञों और नीति निर्माताओं को सतत शहरी भविष्य पर चर्चा करने वाला एक सहयोगी मंच स्थापित करना, तैयार करना। नेतृत्व कौन कर रहा है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरमेंट इनिशिएटिव्स, जिसको आप ICLEI कहते हैं। इसमें 2500 से अधिक स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों का वैश्विक नेटवर्क है, जो सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध है। ग्लोबल साउथ के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, आप देखेंगे कि वास्तव में जो नॉर्थ है उसने विकास कर लिया है, अब उसके विकास की कीमत साउथ क्या कर रहा है, लगातार वो कर रहा है। जैसे चाइना ने विकास किया, चाइना ने कार्बन का एमिशन किया, लेकिन उसका प्रभाव सब पर पड़ रहा है। और खास करके आप देखेंगे तो जो ऐसे देश हैं जो इक्वेटर के जितने पास है उन पे उतना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, और इक्वेटर के पास आप देखेंगे तो लगभग अल्प विकसित देश ही हैं। ठीक है, अब विश्व की आप देखेंगे तो ये वर्तमान में जो शहरी नेटवर्क है वो आप देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो शहरी क्षेत्र जो दुनिया का है, वो वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 70% से अधिक योगदान देता है। अब ये जो वैश्विक जो शहरी क्षेत्र है दुनिया के, ये संकट को 70% तक बढ़ा रहे हैं, और इसका प्रभाव आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों पर। अब शहरी क्षेत्रों में AC लग रहा है, AC चलाने के लिए क्या चाहिए आपको बताते हैं। मिर्जापुर में NTPC का क्या कह सकते हैं, विद्युत उत्पादन केंद्र है, यूनिट है। वहां पे जो विद्युत उत्पादन होगा उससे क्या होता है ना, कि जो वहां पे नदियों में पारा बहुत है, वहां पे पर्वतों का खनन हो रहा है, वहां पे इतनी धूल है, यानी वहां का जो इन्वायरमेंट है वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है, और वहां के लाभ उठा रहे हैं। आप देखेंगे जो शहर है, शहर प्रदूषण कर रहे हैं, और वो प्रदूषण फिर से उनको हिट कर रहा है। तो जो शहर है वो संकट का नहीं, जो समाधान का केंद्र बने। ठीक है, भारत में अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय सतत आवास मिशन शहरी शासन के लिए, जो जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के एक प्रमुख हिस्सा है, जिसमें ऊर्जा दक्षता, सतत गतिशीलता, शहरों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के केंद्र के रूप में स्थापित है। जलवायु स्मार्ट सिटी हमने जो है शुरू किया है, 100 से अधिक स्मार्ट शहरों को हम विकसित कर रहे हैं। जलवायु स्मार्ट शहरों का ढांचा हम बनाने पर काम कर रहे हैं।
राष्ट्रीय शहरी कार्य संस्थान हमने पहल की है, जो शहरों के लिए जलवायु केंद्र को नेतृत्वकर्ता के रूप में हम लगातार आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अमृत 2.0 जो अटल कायाकल्प शहरी जो है परिवर्तन मिशन है, उसमें बुनियादी ढांचा और खास करके जो है ग्रीन डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए हमने इसको आगे बढ़ाया है। इसके अलावा स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 2019 में की गई, जो मूल रूप से 2017 के आधार पर आधार वर्ष के स्तर पे तुलना में 2024 तक PM 2.5 और PM 10 के स्तर में 20 से 30% की कमी लाना उद्देश्य था। हालांकि डाटा नहीं आया है, जल्द ही डाटा आ जाएगा। जब 2025 खत्म हो जाएगा तो देखते हैं कि तब तक जो है 2024 एक वर्ष डाटा लगने में हो जाए, पता चल जाएगा। तो ये चीजें हैं, यानी दिल्ली जो घोषणा पत्र है वो सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब प्रश्न क्या आया था, बेहतरीन नगरीय भविष्य की दिशा में कार्यरत संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र पर्यावास की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा शब्द है। और भारत में महानगरीय योजना समिति कौन गठित करता है या क्या होता है? आप कहेंगे यह भारतीय संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत गठित होती है और उस महानगरीय क्षेत्र के विकास के लिए प्रारूप तैयार करती है। उस महानगर क्षेत्र में सरकार के प्रायोजित योजना को पूर्ण रूप से लागू करने का दायित्व इस पर। मेंस में प्रश्न आया था 2016 में, 2014 में, फिर 2016 में 2 ठो आया था, ठीक है। तो देख सकते हैं आप इस प्रश्न को, अगर आपने इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट पढ़ा है, और अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम आपको इसके बाद ज्योग्राफी शुरू करेंगे और ज्योग्राफी के बाद इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट शुरू करेंगे। आते हैं वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 कौन जारी करता है? हालांकि इसको मैंने बता ही दिया है, हाँ कल ही तो मैंने बताया था। तो जो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम है, जो UNDP और ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल ने 2025 में वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट चेंज के शीर्षक से प्रकाशित किया। शीर्षक आपको याद होना चाहिए, कौन प्रकाशित करता है और शीर्षक क्या है। अगर निष्कर्ष का देखा जाए तो 109 देशों में लगभग 3.9 अरब लोगों में से लगभग 1.1 अरब यानी 18% लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। भारत में गरीबी दर 55.1 2005-06 में थी, वो 2019 और 21 में 16.4 हो गई। हालांकि अभी नए आंकड़े इनके पास में नहीं। भारत के बड़े क्षेत्र में अत्यधिक तापन, बाढ़ और वायु प्रदूषण जैसी गंभीर समस्याओं का सामना लगातार तो कर ही रहे हैं हम लोग। इससे हो क्या रहा है, लोग प्रतिस्थापित हुए हैं। गरीबी, जो ऐसे लोग जो एक जगह से छोड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, उनकी तो गरीबी तो बहुत भयंकर हो जाएगी ना। और अब अगर देखें तो लगभग 309 मिलियन लोग ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पे 3 या 4 प्रकार के जलवायु संकट पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं, जैसे बाढ़, सूखा, ठीक है, और उसके अलावा प्रदूषण। आप देखेंगे विभिन्न आय स्तर पर जो MPI है, मल्टी पॉवर्टी इंडेक्स है, विश्व के लगभग 2/3 यानी लगभग 64.5% लोग, गरीब लोग मध्यम आय वर्ग के वाले देश में रहते हैं, जिसमें 55.5% निम्न आय वर्ग वाले देश में और 9% उच्च आय वर्ग वाले देशों में निवास करते हैं। सामान्य वंचना क्या है, तो इसमें स्वस्थ खाना पकाने के ईंधन 970 मिलियन लोग, उचित आवास 878 मिलियन लोग, स्वस्थ सुविधाएं 830 मिलियन लोग, कुपोषण 625 मिलियन लोग और विद्यालय न जाने वाले बच्चे लगभग 487 मिलियन लोग इसमें शामिल हैं। ठीक है, अगर MPI में असमानता की जाए तो अगर तुलनीय डेटा 28 देशों में से 76 देश में
कम से कम एक बार बहुआयामी गरीबी सूचकांक में कमी देखी गई। ये क्या होता है? तो हमने बताया था स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर पे के आधार पे हम लोग इसका मापन करते हैं। स्वास्थ्य में क्या क्या है? तो एक तो पोषण है, न्यूट्रिशन दर, 70 वर्ष से कम आयु में पोषण व्यक्तियों की संख्या, और चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी 5 वर्ष में जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु दर। शिक्षा के 2 स्तर, एक व्यक्ति है वो कितने ऐसे घर के जो बच्चे जो कम से कम 6 वर्ष की औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं कर पाए, ईयर ऑफ स्कूलिंग, और जो विद्यालय में अटेंडेंस है उनकी क्या स्थिति है। और अगर देखिए जीवन स्तर में 6 संकेतक हैं, रसोई ईंधन, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत, आवास और परिसंपत्ति है। इस आधार पे आप देखेंगे एमपीआई को H/A, ठीक है। H यानी गरीबी का प्रचलन दर, A गरीबी की तीव्रता, जो लोग औसत में वंचना का अनुभव कर रहे हैं, वो है MPI। अगर भारत में गरीबी के लिए अगर जो MPI है वो 0 से 1 है, अगर 1 है तो उच्च है, 0 की तरफ है तो कम होती जा रही है, ठीक है। अगर गरीबी उन्मूलन के भारत सरकार की पहलों को देखा जाए तो राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना, मनरेगा, ठीक है, NRLM है, PM कौशल विकास योजना है, मुद्रा योजना है, लखपति दीदी योजना है। अगर चुनौतियां देखी जाए तो भारत में अभी भी बहुत सारी जो है बहुआयामी अभाव है, जैसे स्वास्थ्य, कुपोषण, शिक्षा की उपलब्धता, जीवन स्तर में आज भी स्थिति कम होती जा रही है। भारत में जलवायु परिवर्तन लगातार बढ़ता जा रहा है, जैसे बाढ़, सूखा, लू, भूकंप जैसी चीजें लगातार देखी जा रही हैं। भारत में एक बड़ा सेक्टर ऐसा है जो कि असंगठित क्षेत्र में काम करता है, जिन्हें उचित मजदूरी आज भी नहीं मिल पाती है। और भारत में देखा जाए तो उत्तर भारत की जो समस्याएं हैं गरीबी की वो अलग है, मध्य भारत की समस्याएं अलग हैं, और दक्षिण भारत की समस्याएं अलग है। इसे क्षेत्रीय असमानता आपको देखने को मिल सकती है। और भारत में जो लघु और सीमांत किसान है वो लगभग 75% है। तो इससे एक जो कहते हैं ना कि एक समस्या होती है, और किसानों के लिए कम उत्पादकता, ऋणग्रस्तता, बाजार तक पहुंच एक और समस्या है। अगर आवश्यक उपाय की बात की जाए तो इनके कल्याण एकीकरण के लिए काम करना, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य पर लगातार सरकार काम करे, उसको और इंक्लूसिव करना, और एक संवेदनशील कृषि बीमा को बढ़ाना, और कृषि में जोखिमों को कम करना, ठीक है। साथ ही साथ में हमें स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से और खास करके जो कौशल विकास है, जो आत्मनिर्भरता है, उसको बढ़ावा दे करके हम लोग इस जो है गरीबी को कम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो गरीब है उनके लिए टारगेटेड प्रोग्राम करना पड़ेगा, जैसे आकांक्षित जिला प्रोग्राम है उसी तरीके से। और खास करके जैसे PM किसान जैसे निधियां हैं, PM उत्पादन संगठन है, और जैसा कि जो मंडी ऐप है, ऐसे ऐप्स को ज़्यादा बढ़ावा देकर के किसानों को बेहतर तरीके से बाजार से हम जोड़ सकते हैं, जिससे उनका जो है जीवन स्तर सुधर सकता है। अब अगला जो हमारा केरल अत्यधिक गरीबी से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य, जो है विश्व बैंक के अनुसार अत्यधिक गरीबी को 2021 में क्रय शक्ति के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन लगभग $3 से कम जीने पर इसको परिभाषित किया, यानी केरल में ये अब लोग जो है क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला लाइन सभी लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न आया था कि UNDP के ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास नेतृत्व द्वारा विकसित बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित है। आपने अभी जाना है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और संपत्ति है, राष्ट्रीय स्तर पर क्रय शक्ति क्षमता नहीं है, और घाटा GST की कोई मतलब नहीं। अब एक न्यूज़ है कि सोशल मीडिया में न्यूजीलैंड में लगातार जो है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात चल रही है, जो 16 वर्ष से कम बच्चे हैं उनके लिए। हमने कल इस मुद्दे पर एक बच्चों की डिजीज़ पे बात भी की थी, तो कहीं कहीं से आप एक बार इसको पढ़ सकते हैं, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं। हाँ, लेकिन अगर बाल स्वास्थ्य के लेकर, बाल मनोविज्ञान को लेकर प्रश्न आएगा,
आप यहाँ से इसको पकड़ सकते हैं। चलिए आज के सेशन के लिए इतना ही करते हैं, बकिया फिर मिलते हैं और बात करते हैं। तब तक जुड़े रहिए अद्वैत आईएएस के साथ में। सेशन को लाइक करिए, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए नमस्कार।